गांव में विनोद अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी किसी ने उसका दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। विनोद की पत्नी शिखा ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव के जमींदार खड़े थे। देखने में तो तुम बड़े पढ़े लिखे और संस्कारी मालूम होते हो, लेकिन हो बड़े ही बेईमान। आप ऐसा क्यों कह रहे मुखिया जी? विनोद अपना खाना बीच में छोड़कर ही दरवाजे पर आ जाता है। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा तो था कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शहर में अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन उसमें मुझे काफी लॉस हो गया और मेरा सब कुछ बिक गया, जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ओफो, हर बार तुम्हारी वो कहानी सुन सुनकर मैं पक गया हूँ, और अब तू मुझे जल्दी से मेरे पैसे लौटा दे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं काम निकलवाने के। आप बस कुछ दिन और दे दीजिए, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं खुद आपको पैसे लौटा दूंगा। जमींदार की नजर अंदर रखे रॉबर्ट पर जाती है, जिसे देख वो विनोद से कहता है, अपनी इस बीवी को बोल, वो जो ये कई सालों से इस रोबोट को बनाने में लगी हुई है ना, इसका कुछ नहीं होने वाला। इस कबाड़े को जाके भंगार में बेचा, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे इससे। विनोद परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, अगर ये कामयाब हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट शिखा? तुम पिछले 3 साल से इसमें लगी हुई हो, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पहले तो सिर्फ शहर के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इतना कहकर विनोद गुस्से में घर से निकल जाता है और शिखा रोते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब शिखा साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसी बीच उसकी शादी हो गई और शादी के बाद अचानक विनोद को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ, जिसमें उसका सब कुछ तबाह हो गया। विनोद को रातों रात शहर छोड़कर गांव में आकर बसना पड़ा। विनोद ने भले ही हिम्मत हार ली, लेकिन शिखा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने प्रोजेक्ट पर जुटी रही, लेकिन आज जमींदार की बातों ने उसके मन पर गहरा घाव किया और उसने अपने रोबोट को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी उस रोबोट से कुछ आवाज आई और वो उठकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या? ये मेरी आंखों का कोई भ्रम तो नहीं? नहीं मैडम, ये तो एक सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि मेरा बदन दुख रहा है। पीछे खड़ा विनोद भी ये देख रहा था। तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया शिखा। मैडम, जब वो जमींदार तुम्हें और पापा को खरी खोटी सुना रहे थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ये कहकर रॉबर्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे यहाँ आंसू बता रहे रोबो कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। हाँ, और मैं इंसानों की तरह हर काम भी कर सकता हूँ, चाहे वो घर का हो या बाहर का, खेती से लेकर बिजनेस सब कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है विनोद, क्योंकि मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की हजारों किताबें अपलोड कर रखी हैं। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। अगले दिन से वो रोबोट दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट हफ्ते भर का काम एक दिन में ही कर देता। अब न सिर्फ विनोद के गांव के, बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी उस रोबोट से अपने खेतों का काम करवाने लगे, जिससे विनोद को खूब कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में विनोद ने सबका कर्जा चुका दिया, लेकिन इन सबसे जमींदार को बहुत नुकसान होने लगा। मालिक, उस विनोद का रोबोट तो एक दिन में ही 50-50 लोगों का काम एक साथ कर देता है, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है मालिक। तो फिर उस रोड़े को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। जमींदार और उसके गुंडों ने उस रोबोट को डंडे से मारना शुरू कर दिया ताकि वो टूट जाए, लेकिन इससे उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर वो वहां से चले गए। दरअसल उस रोबोट को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता था सिवाय शिखा के। शिखा का बनाया हुआ रोबोट देश भर में मशहूर हो गया। वो रोबोट घर के साथ साथ बाहर के भी सभी काम कर लेता था। उसके आने से शिखा और विनोद की किस्मत ही बदल गई और वो काफी अमीर हो गए। उस रोबोट को वो दोनों अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। साथ ही उस रोबोट की फीलिंग्स भी उन दोनों से जुड़ गई। अब वो उन दोनों की हमेशा हेल्प करता और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। सीतापुर शहर में सरोज नाम की एक गरीब विधवा अपने 2 बच्चों मोहन और मंजू के साथ रहती थी। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी। घर के नाम पर रहने के लिए उसने 200 रुपए किराए का एक छोटा सा कमरा ले रखा था, जहां वो 2 साल पहले ही रहने आई थी। एक दिन जब सरोज मजदूरी के लिए जाने लगी, बच्चों मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। माँ, हम इतने छोटे से कमरे में क्यों रहते हैं? लोगों के घर तो बहुत बड़े होते हैं। वो सामने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और कितने बड़े बड़े घर भी। हाँ माँ, रात में बहुत गर्मी लगती है और मच्छर भी काटते हैं। माँ, ये पंखा ठीक करवा कर भी हल्का चलता है।
मेरे बच्चों, बस मुझे किसी दिन ज्यादा मजदूरी का काम मिल जाए, मैं नया पंखा खरीद लाऊंगी। अब ठीक है? सरोज बच्चों को दिलासा देकर मजदूरी के काम पर चली जाती है, पर इतनी मजदूरी कौन देता जिससे वो नया पंखा खरीद सके। बेचारी सरोज इसी तरह दोनों बच्चों को रोजाना समझा बुझा देती थी। एक दिन, पता नहीं पंखा मैं कब तक खरीद पाऊंगी। चूल्हे पर रोटी बनाते समय गर्मी और घुटन बहुत हो जाती है। क्यों ना ये चूल्हे के ऊपर की खिड़की खोल दूं तो धुआं बाहर चला जाएगा। सरोज सफाई में लग जाती है। जहां पर वो चूल्हा जलाती थी उसी के ऊपर एक खिड़की पर बहुत ही पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो उसे साफ करने लगती है। तभी मंजू कहती है, माँ, ये फोटो कितनी पुरानी और मैली है, इसे फेंक दो। ये खिड़की के ऊपर टांगने से हवा भी नहीं आती। लाओ माँ, मैं इस फोटो को कूड़े में फेंक आता हूँ। नहीं नहीं बच्चों, ये फोटो तुम्हारी दादी ने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था इसे कभी मत फेंकना, इसलिए ये बहुत सालों से मेरे पास है। लाओ, मैं इसे दीवार पर टांग देती हूँ। पुरानी चित्रकारी वाली फोटो जो धूल मिट्टी में कई वर्षों में थोड़ी खराब हो गई थी, पर अपनी सास की कही बात सरोज को याद थी, इसलिए उसने वो फोटो कभी नहीं फेंकी। एक शाम उस कमरे का मालिक सरोज के पास आता है। कहाँ हो सरोज? ए लड़के, तेरी माँ कहाँ है? नमस्ते सेठ जी, मैं बस 1-2 दिन में आपके पास आ ही रही थी। मुझे सब पता है सरोज, जब तक 2-4 चक्कर ना लगा लो तुम भला किराया कहाँ देने वाली हो? कमरे का 6 महीने का किराया हो गया है, ऊपर से ब्याज अलग लूंगा। और एक बात, मैंने अपने सभी किराए पर दिए कमरों का किराया बढ़ा दिया है, तो इसका भी बढ़ेगा। अगले महीने से सीधा डबल किराया, पूरे 400 रुपए लूंगा। इस कमरे में रहना है तो समय पर किराया देना होगा, समझी? सेठ जी, आप तो जानते ही हो मेरे पति के चले जाने के बाद मैं मजदूरी का काम करती हूँ, और आजकल मजदूरी के भी 200-500 रुपए मिल पाते हैं। कुछ तो दया कीजिए सेठ जी, इतने सारे रुपए एक साथ में कैसे दे पाऊंगी? बच्चों के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटानी होती है सेठ जी। अरे तो मैं क्या करूं? कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? मेरा भी तो अपना काम है। ऐसे लोगों पर दया करने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद ही सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते तक हथेली पर किराया तैयार रखना। सरोज रोने लगती है, पर सेठ रामभजन का शायद अपने नाम जैसा दिल नहीं था। वो अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। सरोज चिंता में पड़ जाती है। पत्थर ढोकर मजदूरी करके भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती। शाम के वक्त वो मायूस वापस लौटती है। ये तो सिर्फ 200 रुपए ही हुए हैं, अभी और पैसे इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा होंगे? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। भगवान हमारी सहायता करो, कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सरोज मंजू और मोहन को गले से लगाकर रोने लगती है। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, कोई है? मोहन बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। मोहन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उन्हें देख सरोज भी बाहर आ जाती है। जी कहिए, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? रोहित, शाइना, मुझे लगता है हमने गलत दरवाजा बजा दिया है। जी, वो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ खाने का होटल है। हमें लगा ये कोई होटल है तो गलती से आपका दरवाजा बजा दिया। क्या आप बता सकती हैं यहाँ होटल कहाँ है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने गलत पता दे दिया। हाँ, पहले ये कमरा एक हलवाई के पास था, उसके खाली करने के बाद कुछ सालों से मैं ही यहाँ किराए पर रह रही हूँ। आसपास तो यहाँ और कोई होटल नहीं है। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, आपको बेकार ही परेशान किया। चलो फ्रेंड्स, हम कहीं और खाने का ढूंढते हैं। पंकज, आज तो सच में तुमने हम सबको भूखा मार दिया। अपना ही दिमाग चलाकर इतनी दूर पैदल लेकर आए। अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है। उन लोगों की बातों को सुनकर सरोज उन्हें रोकती है। आप लोग जरा रुकिएगा, यहाँ कुछ दूर तक कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी, और फिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आपको ज्यादा पकवान तो नहीं खिला सकती, पर मुझ गरीब की रसोई का यदि आप लोग खाना पसंद करो तो थोड़ा बहुत पेट भरने लायक मैं बना देती हूँ। सारे लड़के लड़कियां बहुत खुश होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए उस वक्त उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वो बहुत बड़ी बात थी। सरोज गर्म गर्म रोटियों के साथ कुटी हरी मिर्च, प्याज और गुड़ रखती है। सब लोग बहुत शौक से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद शाइना सरोज से कहती है, आप चूल्हे पर खाना बनाती है ना? क्या मैं चूल्हा देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ।
अच्छा, ये चूल्हा है जिस पर आप रोटी बनाते हो? दीदी, आपके घर में चूल्हा नहीं होता? दीदी, आप भी खाना बनाते हो? बच्चों, हाँ, मैं भी खाना बनाती हूँ, पर सरोज जी जैसा स्वादिष्ट नहीं। आज आपके हाथ का खाना खाकर, और वो भी तेज भूख में, सच में मजा आ गया। शाइना मंजू और मोहन से बातें करने लगती है। तभी शाइना की निगाहें दीवार पर टंगी फोटो के ऊपर जाती है। ये तो वही पेंटिंग है जो हमने... अरे रोहित, पंकज, जरा इधर आना। वो सामने देखो, कुछ याद आया? अरे हाँ शाइना, इसी पेंटिंग के बारे में मिस्टर चौहान बता रहे थे। ये पुराने जमाने की प्रसिद्ध चित्रकारी है और उस जमाने में रंग भी जो इस्तेमाल हुए थे वो आज के वक्त में मिलना नामुमकिन है। आपको ये पेंटिंग कहां से मिली? ये फोटो तो मेरी सास बताती थी कि उनके पुरखों ने 2 रुपए में खरीदी थी। आपको पता भी है आपके पास कितनी कीमती चीज है? आज के वक्त में ये पेंटिंग हजारों या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है। ये सुनकर सरोज के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी उस फोटो की देखभाल ही नहीं की थी। शाइना अपने ऑफिस में फोन मिलाती है और अगले दिन दोबारा आने का वादा करके वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन, सरोज जी, ये हमारे बॉस है मिस्टर चौहान। सर, वो रही पेंटिंग जिसकी तलाश कंपनी को कब से थी। हाँ सचमुच, ये वही डिजाइन है। सरोज जी, हम ये पेंटिंग आपसे खरीदना चाहते हैं। हम आपको इसके आज के प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए देंगे। ये पेंटिंग हमारी आने वाली एग्जीबिशन में लगाई जाएगी। सरोज की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए सुनकर उस बेचारी गरीब लाचार मजदूर के तो मानो वारे न्यारे हो गए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज सच में विश्वास हो गया कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। हमें उनकी कही बातों को सदैव मानना चाहिए। सरोज को याद आता है कि उसकी सास ने यह पेंटिंग देते वक्त यही कहा था कि इस फोटो को संभाल कर रखना। ये पुरखों की खरीदी वस्तु है जो आगे भविष्य में जरूर काम आएगी। शायद उस जमाने के 2 रुपए आज के 2 करोड़ रुपए बन गए थे। सरोज राम भजन को कमरे का किराया देकर वहां से दूर रहने चली जाती है और उन रुपयों से अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में उसे बहुत